अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है बोर्ड एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक को आपने नहीं छोड़ना। ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, पूरा चैप्टर ही इसी टॉपिक को समझने पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे आपने ज़रूर समझना है। अच्छा, अब फैराडे लॉ बता क्या रहा है, सिंपल इसको समझ लेते हैं, फिर आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाएगी और इस फॉर्मूले का भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, फैराडे लॉ आपको ये बता रहा है कि किस तरह से आप मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या बता रहा है फैराडे लॉ कि किस तरह से आप मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप फ्यूल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन फैराडे लॉ आपको ये बता रहा है कि किस तरह से, अगर आपके पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट का क्या इस्तेमाल आप करोगे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो चलो इस चीज़ को ज़रा डिटेल में समझते हैं। अगर ये डायग्राम आपने समझ ली तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फैराडे लॉ सबसे पहले क्या कह रहा है ये बताते हैं, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला भी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह समझने में नहीं होगी। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। देखो भाई, फैराडे लॉ ये कह रहा है कि आपके पास इस मैग्नेट से क्या निकल रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। सही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी, नॉर्थ से इस तरफ जा रही होगी और इनवर्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ होगी। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रही है ये थोड़ी सी कर्व कर होगी, कर्व बने हुए होंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रही है तो क्या हो रहा है, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है ना। देखो, मैग्नेटिक लाइन किसी एरिया में से पास हो रही है, बेशक आपके पास वो कॉइल है, तो जब उस कॉइल में से पास होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फैराडे लॉ ये कह रहा है अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या बात कही, मैं फिर बताता हूं। देखो, ये मैग्नेट रेस्ट में है, ये मैग्नेट अभी समझो रेस्ट में है, तो आपके पास करंट क्या होगा, जीरो। और करंट को क्या कहोगे आप, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट आपके पास जीरो होगा और आपके पास इंड्यूस ईएमएफ, जिसे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो, वो भी जीरो होगी अगर मैग्नेट रेस्ट में है। बात क्लियर हो गई। मैग्नेट रेस्ट में है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास तो हो रहा है कॉइल में से, मगर कोई ना ही करंट है और ना ही जो है आपके पास कोई वोल्टेज है। चलो, अब ये मैग्नेट मोशन करना शुरू करता है। अब मैग्नेट मोशन करता है तो देखो, जब मैग्नेट मोशन करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, तो जब मैग्नेट मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ना। कभी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम होगा ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट से जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ज़्यादा आपके पास करंट पैदा होगा कॉइल में। बात क्लियर हो गई। यही फैराडे लॉ कह रहा है। आपके पास मैग्नेट रेस्ट में था, गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट नहीं था, कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था आपको। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल करंट बताता है ना आपको, तो कोई करंट नहीं था, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मगर जैसे ही आपने मैग्नेट को लेफ्ट राइट मूव करना शुरू किया तो क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज आया। फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, है ना। तो जब ये सिचुएशन होगी तो आपके पास पैदा होगा इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट। सही है, और ईएमएफ आएगा तो करंट तो आपके पास होगा और आपको गैल्वेनोमीटर पे कुछ करंट की अमाउंट मिलेगी। याद रखना, मैं बहुत बार इस बात को बता चुका हूँ, फिर कॉल कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेट की वजह से जो आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो या जो आप वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हो, इसे इंड्यूस्ड कहा जाता है। ठीक है, जो करंट पैदा हुआ उसे क्या कहोगे, इंड्यूस्ड करंट। जो वोल्टेज पैदा हुआ उसे क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या शॉर्ट में इंड्यूस ईएमएफ। बात समझ में आया, या इंड्यूस वोल्टेज भी कह सकते हो, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आ गया। देखो, ये मैंने आपको बता दिया ना कंडीशन कैसे बन रही है कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसे शॉर्ट में
इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, ये पैदा हुआ। कॉन्सेप्ट का फील आपको आ गया, सही है। मगर इस कॉइल के ऊपर देखो, ये आपके पास एक कॉइल थी ना, ये आपके पास एक कॉइल थी, इस कॉइल के ऊपर देखो टर्न्स बने हुए, ये टर्न्स, तो करंट जो है वो इस टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है। करंट और वोल्टेज इस टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप बिरयानी बनाते हो ना, तो बिरयानी का अच्छा बनना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, कि चावल अच्छे हों, गोश्त अच्छे हों, पकाने वाला अच्छा हो, तेल अच्छा हो और इंग्रेडिएंट अच्छा हो, है ना। तो इसी तरह से इंड्यूस ईएमएफ भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। मगर एक चीज़ और है आपके पास, जो है कॉइल के टर्न्स। जितना ज़्यादा कॉइल में टर्न्स होंगे, कॉइल में टर्न्स से क्या मुराद है, जितना ज़्यादा तार लपटा हुआ होगा कॉइल के ऊपर या कोर के ऊपर, ये कोर है आपके पास, सही है, ये देखो ये कोर है, COR, ये कोर है आपके पास। जितना ज़्यादा कोर पे, समझ लो ये कोर है, ठीक है, ये कोर है, इस पर जितना ज़्यादा तार लिपटा हुआ होगा और इसके इर्द गिर्द मैग्नेट जितना तेज़ी से मूव होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास करंट पैदा होगा। देखो बहुत आसान कर दिया, कॉन्सेप्ट का फील आपको आ चुका है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनकर आया, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाना है, तो n आ गया कांस्टेंट। देखो नंबर ऑफ टर्न तो आप एक बार चेंज करोगे ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने नंबर ऑफ टर्न 50 ले लिए हैं, तो अब 50 से तो नहीं बढ़ रहा है ना, जस्ट करंट या इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है। हाँ, फिर अगली बार मैंने बढ़ा लिया, तो ये आपके पास n कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आपके पास लेंथ है, कांस्टेंट लेते हो ना लेंथ, क्यों, क्योंकि एक बार जो ले लेते हो वो वही रहती है, वो फिर दोबारा चेंज करने के लिए फिर आपको नया बनाना पड़ता है, इसीलिए। तो ये क्या है आपके पास, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। इंड्यूस किसी के जरिए से पैदा होना, इंड्यूस ईएमएफ है ये आपके पास। इसको ऐसे शो करा जाता है सिंबल से, ईएमएफ। अच्छा, इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एफ मीन फोर्स, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, सही। ये है टर्न्स, किसके टर्न्स, कॉइल के, कॉइल पे जो टर्न्स हुआ है, ठीक है, टर्न्स ऑन कॉइल या जो कॉइल के टर्न्स। ये है आपके पास फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स आपने मैग्नेटिक भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक है, लिखा नहीं जाता क्योंकि हमें पता होता है कि मैग्नेटिक है, इसलिए लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक है, फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स कह लो, इसको ऐसे कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये क्या है, ये है टाइम, ये है आपके पास टाइम, जो कि आप सेकेंड्स में लोगे, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है ना आपके पास फ्लक्स के अंदर। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को जो है ना पढ़ लेते हैं, इसी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ताकि आपको मेरी बात पे ना भरोसा भी हो जाए कि मैंने सही बात करी या गलत। तो आपके पास क्या होता है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे आप ईएमएफ कहते हो, इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मतलब है पैदा होना, ठीक है, इसको सर्च कर लेना, पैदा होना। इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगी, पैदा होगी इन अ क्लोज सर्किट, ये सर्किट है आपके पास, ठीक है, ये कॉइल पूरा बन के सर्किट बन रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी ये डायरेक्ट डिपेंड करेगी टू द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, जो मैंने आपको बता दिया। आप घर पे करके देख भी सकते हो, आपके पास बल्कि कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं होगी जो बहुत स्मॉल करंट मेजर कर ले, लेकिन अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है या आपके पास जो मल्टीमीटर आता है वो है, उसको बिल्कुल नैनो माइक्रो पे सेट कर लो, तो आप देखोगे कि अगर आप मैग्नेट को कॉइल के इर्द गिर्द घुमाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि करंट प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो पासिंग थ्रू इट सर्किट, पासिंग थ्रू यानी वो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है सर्किट से। चलो बात क्लियर हो गई। अब देखो इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू ही नहीं होती, तो ये याद रखना, जब भी सबसे पहले ये पढ़ाया है आपको। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल यानी बुनियादी, बहुत ज़रूरी है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन। ये लॉ क्या कर रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दरमियान रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन पता चल रहा है ना कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, तो रिलेशन मिल गया ना आपको डायरेक्ट, सही। तो ये लॉ यही बता रहा है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, अब करंट ज़्यादा पैदा होगा या कम पैदा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो फैक्टर्स देख लेते हैं।
एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। बात क्लियर हो गई। ये तो बुनियादी प्रिंसिपल है ना इस लॉ का। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, कॉइल में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे यानी जितना ज़्यादा तार लपटा हुआ होगा उतना ज़्यादा आपके पास ईएमएफ होगा, वो भी इंड्यूस वाला। अच्छा, कॉइल जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा बर्तन होगा तो उसमें कम आएगी चीज़, बड़ा बर्तन होगा तो उसमें ज़्यादा चीज़ आएगी ना। तो इसी तरह से अगर बड़ा कॉइल है, बड़ा तार है, एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट होगा। अच्छा, एंगल याद रखना, कॉइल और मैग्नेट के दरमियान का एंगल 90 का होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो 90 नहीं बन रहा, तो ये वेक्टर एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या मतलब है कि जो कॉइल है ना उसकी रेजिस्टेंस ये भी मैटर करेगी, कॉइल किस नेचर का ले रहे हो ये भी मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल आप एक जो इंसुलेटर ले लो और उसको लपेट दो तो इंसुलेटर में तो करंट पैदा नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो इंसुलेटर है, उसका तो काम ही नहीं है करंट पैदा करना। तो एक्सटर्नल फैक्टर से क्या मुराद है, नेचर ऑफ मटेरियल, आपके कॉइल का नेचर क्या है, आप ऐसा कंडक्टर ले रहे हो, ऐसा कॉइल ले रहे हो जो ज़्यादा अच्छा कंडक्ट करता है तो उसमें ज़्यादा करंट आ जाएगा। अच्छा, डेंसिटी और भी बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री की फॉर्म में भी आप इसे देख सकते हो। तो ये था आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये है इसके अंदर एक नेगेटिव साइन, बाकी सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये नेगेटिव साइन एक्सप्लेन नहीं किया। ये नेगेटिव साइन आ रहा है लेंस की वजह से, लेंस लॉ की वजह से। अब लेंस लॉ जो है ना वो इसके बाद वाला टॉपिक है, तो ये आप याद रख लो कि ये जो नेगेटिव साइन आपको मिल रहा है ना ईएमएफ के फॉर्मूले में, इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले में जो ये नेगेटिव साइन मिल रहा है ये आपको जो है वो लेंस लॉ की वजह से मिल रहा है। और लेंस लॉ मैं इसके बाद वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, और कुछ ऐसा इसमें नहीं है जो समझ ना आया हो, इसको अपने पास नोट डाउन अच्छी तरह कर लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा, समझ आई बात या नहीं आई, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिस हो रहा है, ताकि कमेंट कर दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा, मैं और मज़ीद चीज़ों को बेहतर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।